तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं यहाँ पे क्रैश कोर्स ढंग का आपको बता रहा हूँ, जो मेन पॉइंट है सिर्फ उसको कवर किया जाता है। तो चलिए आज लाइव चैप्टर का दूसरा पार्ट है जो शुरू करते हैं। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसको कवर किया गया। तो जो पहला पॉइंट हम लोग ने आज जो जानेंगे वो है क्या, प्रकाश का प्रवर्तन। प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी अपारदर्शक वस्तु पर आपतित होती है तो वह सतह से टकराकर उसी दिशा में लौट जाती है, उसे प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे प्रकाश के प्रवर्तन के हम लोग डिफिनीशन देख लिए। अब देखिए क्या होता है। ये कोई अपारदर्शक वस्तु है, ठीक। हम दर्पण ले लिए हैं जिसका पिछली एक परत दूसरी परत है जो रजित किया हुआ है, अर्थात अपारदर्शक बना हुआ है। और यहाँ पे जब किरण आती है तो इससे टकराकर इस प्रकार से वापस लौट जाती है। तो ये जो आने वाली किरण होती है क्या, जो दर्पण पे आती है, ये वाली किरण, ये क्या कहलाती है? आपकी आपतित किरण कहलाती है। आपतित किरण कहलाती है। और ये जो वापस लौट जाती है वो प्रवर्तित किरण कहलाएगी, ठीक। तो आपतित किरण और प्रवर्तित किरण यही होता है। और दूसरा क्या होता है, एक वस्तु जो प्रदर्शक वस्तु है, ये हम दर्पण का यहाँ पे यूज किए हैं, ठीक। चलिए और आगे जानेंगे। तो यहाँ पे एक इस प्रकार से लंब होता है, ठीक। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अभिलंब बोलते हैं। ये क्या करता है, आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच में डाला जाता है, एकदम आपतन बिंदु पे जहाँ पे आपतित किरण पड़ती है, ठीक। तो वो सब आगे सीखेंगे, आगे वाले पॉइंट। अब चलिए यहाँ पे जो मेन पॉइंट आया है उसको कवर करते हैं। सतह पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। जैसे कि आपको मैंने क्या बताया यहाँ पे अभी, ये एक दर्पण है। दर्पण पे जो किरण आया इसको क्या बोलेंगे? सॉरी, ये नीचे थोड़ा लाइन पड़ गया। ये आपतित किरण कहलाएगी। क्या? आपतित किरण कहलाएगी। सतह से, यहाँ सात नहीं, सतह से टकराकर लौटने वाली किरण को प्रवर्तित किरण कहते हैं। और यहाँ से जो टकरा के इस प्रकार से वापस लौट गया, इसे क्या बोलेंगे? प्रवर्तित। सॉरी, लिखने में थोड़ा गलती हो गया है। प्रवर्तित किरण कहेंगे, ठीक। सतह के जिस बिंदु पर आपतित किरण आपतित होती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। देखिए, ये किरण यहाँ पे आई थी, ये वाला, ये किरण यहाँ पे आया, इसलिए ये क्या कहलाया? आपतन बिंदु है। ये आपतन बिंदु। थोड़ा अच्छा से नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि मोबाइल में जगह घट जाती है। आपतन बिंदु पर डाले गए लंब को अभिलंब कहते हैं। और यहाँ पे एक इस प्रकार से जो लंब डाला जाता है उसको अभिलंब बोलते हैं। तो कौन सी रेखा को क्या बोला जाता है ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में यहाँ क्या आया, कांच का प्रवर्तक सतह बनाने के लिए। देखिए, पहले तो आपको कांच होता है, ठीक, समझिएगा। यहाँ ये एक प्रकार का क्या है, कांच है, ठीक। इसको प्रवर्तक सतह बनाने के लिए विपरीत भाग पर पारा और सिंदूर अर्थात अमलगम का लेप चढ़ाया जाता है। देखिए, अमलगम बोला जाता है, वो समानतः क्या होता है, पारा और सिंदूर का मिक्सचर होता है। और उससे इसको क्या कर देते हैं, रजदित कर देते हैं, अर्थात कलाई कर देते हैं, अर्थात एक प्रकार का लेप लगा देते हैं। तो ये क्या है, कांच है जो दर्पण का काम करने लगता है, ठीक। आपतित किरण और अभिलंब के कोण को आपतन कोण कहते हैं। देखिए, आपको थोड़ा देर मैंने पहले बताया था आपको यहाँ पे क्या कि देखिए, एक होता है आपतन किरण होता है और एक प्रवर्तित किरण होता है। तो आपतित किरण और प्रवर्तित किरण के बीच में कुछ कोण बनता है, उस कोण के बारे में जानना है। तो ये जो कोण किरण आया ये आपतित किरण हुआ, और ये जो वापस लौट गया ये प्रवर्तित किरण हुआ, ठीक। और इन दोनों के बीच में एक लंब पड़ता है, इस प्रकार से दिया जाता है। तो ये जो लंब दिया गया हमारे द्वारा, तो यहाँ पे एक कोण का फॉर्मेशन हुआ। तो आपतित किरण, किसको? आपतित किरण और अभिलंब, ये बीच वाला क्या है, अभिलंब है। इन दोनों के बीच में एक कोण बनता है, वो कोण क्या है, उसको हम आई बोलते हैं, ठीक। और इसको हिंदी में बोला जाता है आपतित, आपतन कोण। क्या बोलते हैं? आपतन कोण। और अभिलंब, ये अभिलंब और ये प्रवर्तन कोण जो है, प्रवर्तित किरण है, इसके बीच जो कोण बनता है, ये जो कोण बना, इसको बोलते हैं प्रवर्तित, प्रवर्तन कोण बोलते हैं। और इसको
आर द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पे कि आपतन कोण किसको कहते हैं और प्रवर्तन कोण किसे कहते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। ये पॉइंट थोड़ा गौर से समझने लायक है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में आता है आपको जो क्लास 10th का है उसमें। तो इसका जैसे ही आया कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं, तो सिंपल आपको लिखना, प्रकाश के परिवर्तन के दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, प्रवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है, ये फिगर बना देना है जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखिए ये क्या है, दर्पण है। ठीक, दर्पण है, इस पे क्या करेंगे, आपतित किरण लाएंगे, फिर परावर्तित किरण कर देंगे। ठीक, और इन दोनों के बीच में डाला गया जो अभिलंब है, सॉरी ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, इन दोनों के बीच में जो डाला गया अभिलंब है इसको शो कर देंगे। ये तो प्रवर्तित किरण है। इन दो, ये जो कोण हुआ ये आपतन कोण हो गया, ये कोण जो बना आपका प्रवर्तन कोण बना, ये आपका फिगर हो गया। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर दूसरा नियम लिखना है, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है। देखिए प्रकाश के परिवर्तन के ही नियम में आता है क्या, आपतन कोण प्रवर्तन कोण के बराबर होता है, आई इजिकल टू आर, जो यहाँ पे वाला कोण बना इस कोण के बराबर होगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट में आ गया क्या, दर्पण। दर्पण कहा जाता है किसे कहते हैं, वैसा पदार्थ जिसके प्रवर्तक सतह का प्रकाश का प्रवर्तन नियम के अनुसार करता है उसे दर्पण कहते हैं। तो आप जैसे जानते हैं कि प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या है, तो वो नियम को अगर फॉलो कर रहा है तो वो क्या है, दर्पण है। दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और परवलयिक दर्पण। तो यहाँ पे दर्पण के जो टाइप है उसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में यहाँ पे तो नहीं समझेंगे, वहाँ पे जो मेन मेन पॉइंट है उसको हम कवर करेंगे क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से हम लोग ये कर रहे हैं, तो वहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम नोट किए हैं। समतल दर्पण में किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। ये आपको पॉइंट याद रखना होगा, क्योंकि अगर आप इस पॉइंट को याद नहीं रखते हैं तो आपको जैसे मान लीजिए न्यूमेरिकल ढंग का आ गया कि कोई 10 फीट का क्या है व्यक्ति है, तो उसका पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए हम लोग को कितने फीट की ऊंचाई का दर्पण की आवश्यकता होगी। तो देखिए यहाँ पे आपने पॉइंट पढ़ा अभी कि क्या है, समतल दर्पण के किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण की ऊंचाई व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होनी चाहिए। तो हमने 10 फीट का बात किया तो 10/2 कर देंगे, आराम से 5 फीट के अगर हम दर्पण लगाते हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या होगा, व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब हम प्राप्त कर लेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। अब अगला पॉइंट में कहा जा रहा है, जब दो दीवार के मध्य एक व्यक्ति को दूसरे दीवार पर पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए पहले दीवार का दर्पण की ऊंचाई दीवार की तिहाई होती है। कह रहा जैसे दो दीवार के बीच में एक आदमी है, ठीक, और दूसरी दीवार पे क्या चाहिए, पहली दीवार का पूरा प्रतिबिंब चाहिए, जैसे पूरा पहला दीवार है उसका पूरा प्रतिबिंब चाहिए, तो दर्पण की ऊंचाई क्या रखना है। ये सब समतल दर्पण में फार्मूला आपको होता है, इसलिए लिख दें समतल दर्पण की ऊंचाई बराबर दीवार की ऊंचाई बटा 3। अगर मान लीजिए आपका दीवार 10 फीट का है तो उसका 1/3 भाग, यानी कि 10 में अगर 3 से भाग दे देंगे उसके बाद जो हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, उतनी ऊंचाई के अगर हम यहाँ पे दर्पण लगा देंगे तो हमारा ये जो दीवार है ये पूरा प्रतिबिंब इसका यहाँ पे दिखलाई पड़ेगा। अगला पॉइंट देखिए यहाँ पे क्या है, कोई व्यक्ति जिस वेग से दर्पण की ओर दौड़ता है उसके दुगने वेग से प्रतिबिंब व्यक्ति की ओर आती हुई मालूम पड़ता है। देखिए आप किसी दर्पण के सामने खड़े हैं, सॉरी यहाँ पे इस प्रकार से ये दर्पण है, आप यहाँ पे खड़े हैं और यहाँ से इधर की ओर दौड़ रहे हैं, ठीक, तो आप जानते हैं समतल दर्पण में जितनी दूरी पे वस्तु होती है उतनी दूरी पे प्रतिबिंब बनती है। तो जैसे कि आप इधर की ओर दौड़िएगा तो आपका प्रतिबिंब भी इधर से इधर की ओर आएगा, तो आपकी जो गति है उतनी ये गति और जो प्रतिबिंब की गति है सेम उतनी है। तो जब आप प्रतिबिंब को देखते हैं तो आपको गति है जो क्या होता है, प्रतिबिंब के गति में जुड़ के दिखलाई पड़ता है आपको। अर्थात आप 5 किलोमीटर के रफ्तार से दौड़ रहे हैं तो आपका जो प्रतिबिंब भी है 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ रहा है। तो ये जब भी आप अपने प्रतिबिंब को देखिएगा तो ये दोनों जुटकर दिखलाई पड़ेगा, जिसके कारण आप कह सकते हैं
कि प्रतिबिंब है जो 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दिखलाई पड़ेगा। देखिए अगला पॉइंट हम लोग का आता है क्या, समतल दर्पण में विचलन कोण का मान निकालें। तो पहले जानना होगा विचलन कोण किसे कहते हैं। आपतित किरण और की काल्पनिक रेखा, ठीक, और प्रवर्तित किरण के बीच के कोण को विचलन कोण कहते हैं। इसे डेल्टा द्वारा सूचित किया जाता है। तो यहाँ पे आप देखिएगा फिगर थोड़ा उल्टा लगा दिया हूँ मैं। जैसे इस प्रकार से जो आपतित किरण है, ठीक, इसकी काल्पनिक रेखा की बात की गई है। तो आपतित किरण कहाँ तक है, मिरर तक, उसको बाद तो काल्पनिक रूप से हम बढ़ा लिए आगे तक, ठीक। और प्रवर्तित किरण यहाँ से फिर इधर क्या किए, प्रवर्तित किए, ठीक, ये आया, ये प्रवर्तित हुआ। अब देखिए ये क्या हुआ, आपतित किरण की काल्पनिक रेखा जो ये आगे तक बढ़ाए हैं उसको, और जो प्रवर्तित किरण है इसके बीच के जो कोण बनता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन कोण बोलते हैं, ठीक। तो इस प्रकार से आप इसको डायग्राम में बना सकते हैं। चलते हैं, अब देखिए ये जो कोण होता है किस प्रकार से निकाला जाता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, लेकिन इसको सूचित को जैसे करते हैं, डेल्टा के द्वारा सूचित करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए किस प्रकार से इसको दर्शाया जाता है। माना कि M1 तथा M डैश एक समतल दर्पण है जिसमें आपतित किरण AO, प्रवर्तित किरण OB, जैसे कि आपको फिगर में दिखाए थे, क्या है देख लीजिए यहाँ, सॉरी थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, समझिएगा। ये आपका जो कोण बनेगा वो डेल्टा बनेगा। आपतित किरण है, ये प्रवर्तित किरण है, ये अभिलंब है। तो यहाँ पे जो कोण दिखाई दे रहा है वो डेल्टा हो गया। देखिए कह रहा M और M डैश, ये आपका दर्पण था, इसका नाम M से M डैश रख लिए, ठीक। कह रहा आपतित किरण, यहाँ पे देखिए पॉइंट को O मान लिए, ये A हो गया AO, ठीक। प्रवर्तित किरण इसको B मान लिए, तो ये हो गया OB। आपतित किरण की काल्पनिक रेखा OC, ये O है, इसको आगे तक बढ़ाएं तो C मान लिए, ठीक। रेखा पर AC रेखा पर OB किरण आधारित है। देखिए ये पूरा लाइन है A से लेके C तक, ठीक है। जो आपतित किरण है उसको अगर हम मान लीजिए काल्पनिक रेखा में भी आगे जोड़ते हैं तो क्या पूरा बोल सकते हैं AC। तो AC पे क्या है, OB आपतित है, OB किरण पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरल रेखा युग्म के अभिवृत्त से, यानी कि जो आपने पढ़ा होगा बहुत सारे मैथ में कि बहुत से अभिवृत्त होते हैं, यानी कि कथन होते हैं, उसके अनुसार कि एक ही सरल रेखा में क्या होते हैं 180 डिग्री का कोण बनता है। तो इसी चीज को यहाँ पे लिखे हैं AOB। या देखिए एन है जो यहाँ पे कहाँ से लिया गया है, ये आपका है, ये जो लंब है ना उसको एन मान लिए हैं, ठीक। तो AON बोल दे, BON बोल दे, BON बोल दे, ठीक। और क्या बोल दे, BOC। ये तीनों को जोड़ के क्या होगा, देखिए ये AON हो गया, ये क्या हो गया NOB हो गया, और BOC, ये तीनों मिलकर 180 डिग्री का कोण बनाएगा। आप जैसे जानते हैं प्रवर्तन के नियम से, ये I हो गया, ये R हो गया, तो I प्लस R बराबर प्लस डेल्टा बराबर क्या हो गया 180 डिग्री, ठीक। तो I इजकल टू R होता है, तो R के जगह हम यहाँ पे क्या कर दिए हैं, I कर दिए हैं, ठीक। तो यहाँ 2I हो गया, तो 2I प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री। तो इसलिए यहाँ पे देखिएगा, आगे हम मिटा देते हैं थोड़ा फिगर को मिटा दें तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा। 2I प्लस डेल्टा बराबर 180 डिग्री हो गया, इसलिए डेल्टा बराबर क्या होगा 180 माइनस 2I। तो विचलन कोण बराबर क्या होता है 180 डिग्री माइनस 2I होता है, ठीक। आप समझ गए। अगर आपसे जब भी फार्मूला है विचलन कोण निकालने के लिए, तो सिंपल आपको क्या करना है, आपके पास आपतित कोण या प्रवर्तन कोण को एक दिया हुआ रहेगा, ठीक। तो I बराबर R होता है, तो उसके अनुसार अगर आपतन कोण दिया रहे या प्रवर्तन कोण, कोई दिक्कत नहीं है। 180 माइनस 2I, I के जगह अगर प्रवर्तित कोण रहा दिया हुआ तब भी आप लिख सकते हैं उसको, और I अगर दिया हुआ रहे, आपतन कोण दिया रहे तब भी आप लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे यूज करके आपको 2I के जगह पे 2 मल्टीप्लाई I के जगह पे यूज कर सकते हैं, और घटा दीजिएगा, आपको पास जो निष्कर्ष निकलेगा वो विचलन कोण निकल जाएगा। चलते हैं अगले पॉइंट पे। अगला पॉइंट में कहा जा रहा है, जब दो समतल दर्पण थीटा पर झुके हुए हैं तो प्रतिबिंब की संख्या निकाले। ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम में आता है, कभी कभी कम्पिटेटिव एग्जाम में ज़्यादा करके पूछा जाता है।
ये क्वेश्चन तो क्लास 10th में एक आध न्यूमेरिकल आ सकता है, अदरवाइज नहीं ही आता है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। यदि 360/θ सम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर होता है 360/θ -1। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लिखा गया है अलग प्रकार से। तो 360/θ जब करते हैं तो जैसे ही हम थीटा, जैसे थीटा यहाँ पे क्या है, जो आपको एंगल का मान दिया हुआ रहेगा वो करते हैं तो हमारे सॉरी तो चलिए यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसी से हम लोग समझने का पड़ेगा। यदि दो समतल दर्पण 30 डिग्री पर झुके हुए हैं तो प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करें। आपका प्रश्न है, इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको इस फार्मूला का यूज करना है। ठीक, पहले क्या करना, 360, ठीक, थीटा बराबर आपको दिया गया है क्या, 30 डिग्री। तो इस 30 से आपको भाग दे देना है, सिंपल। तो क्या आ गया, 0 से 0 कट गया, 12 3 36, आपको क्या आ गया, 12। 12 जो संख्या प्राप्त हुआ ये क्या हो गया, आपका सम संख्या हो गया। ठीक, तो सम संख्या रहे तो आपको -1 कर देना है। ठीक, तो 12 -1 करेंगे तो आपको क्या हो गया, 11। अर्थात दो समतल दर्पण को जब 30 डिग्री पे रखा जाएगा तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितना बनेगा, 11 बनेगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो नेक्स्ट पॉइंट है बिल्कुल इसी से संबंधित है। देखिए इस यहाँ पे कह रहा है जब 360/θ विषम संख्या हो तो प्रतिबिंब की संख्या बराबर 360/θ होता है। फिर अगला पॉइंट है, दो समानांतर समतल दर्पण के किसी भी वस्तु का अनंत प्रतिबिंब बनता है। देखिए अगर दो दर्पण हो, क्या हो, दो दर्पण हो, कौन सा, समतल दर्पण हो, समतल दर्पण हो, और बीच में अगर कोई वस्तु रखा जाए और ये दोनों दर्पण कैसे हो, समानांतर में रखा हो, तो अनंत प्रतिबिंब बनेगा। आपको ये पॉइंट को याद रखना है। और ये जो पॉइंट है ये वाला आपको पिछला पॉइंट से मिलता जुलता था, तो इसको है जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ कह रहा है जब दो समतल दर्पण 40 डिग्री के कोण पर झुका है, दो समतल दर्पण कितना पे, 40 डिग्री पे, तो प्रतिबिंब की संख्या बताएं। देखिए 360/40, ठीक, तो 0 से 0 4 9। देखिए अगर यहाँ पे हमारा क्या आ गया, 9 आ गया। 9 क्या है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या जब 9 है तो यहाँ पे हमको एक नहीं घटाना है। ठीक, अगर यही सम संख्या भाग दे नहीं पाता तो एक घटा देते, यही अंतर है सिर्फ। तो इस बात को आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे 3 पॉइंट, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये पॉइंट यहाँ पे एक आ रहा है, पार्श्विक उत्क्रमण क्या होता है, लेटरल इन्वर्जन। समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किनारा परिवर्तन के फलस्वरूप बनता है जिसे पार्श्विक उत्क्रमण कहते हैं। देखिए जब भी आप समतल दर्पण के सामने खड़ी होइएगा तो समतल दर्पण के सामने खड़ी होकर गौर करिएगा। जब आप अपना दायां हाथ उठाइएगा, यहाँ पे खड़ी हुई है, आप दायां हाथ अपना उठाते हैं तो जैसे ही आप यहाँ पे जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे है क्या, आप समतल दर्पण के सामने खड़ी हैं और जब अपना दायां हाथ उठाइएगा ना तो आपको बायां साइड यहाँ दिखलाई पड़ेगा आपके दर्पण में। तो यही जो प्रक्रिया, आप दायां उठाइएगा तो आपको बायां भाग दिखलाई पड़ेगा। ठीक, तो यही जो इमेज बनता है, इमेज का फॉर्मेशन होता है दर्पण में, समतल दर्पण में, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पार्श्विक उत्क्रमण बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सिंपल दायां साइड वाला बायां में दिखलाई देता है, बायां साइड वाला दायां में। जब समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2θ से घूम जाती है। ये भी पॉइंट आपको याद रखिएगा, ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। ये कहाँ आएगा, अब इसके बारे में भी जानना जरूरी है। कहा जा रहा है क्या, समतल दर्पण को थीटा कोण से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण 2θ से घूम जाती है। इस पे भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं आता है, इसलिए खाली याद रखिए, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में। अब ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, समतल दर्पण के गुण, ये अक्सर परीक्षा में आता है। तो समतल दर्पण के जब भी गुण पूछा जाए तो पहली बात, समतल दर्पण के सामने जितनी दूरी पर वस्तु होती है उतनी दूरी पर ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। ये पॉइंट आपको याद रखिएगा। अगर इतना दूर पे यहाँ पे कोई वस्तु रखा है तो इसका प्रतिबिंब भी कितना बनेगा, लगभग सेम दूरी पे पीछे में बनेगा। ये पहला पॉइंट हो गया आपका। चलते हैं दूसरा पॉइंट की ओर। कहा जा रहा है समतल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। देखिए समतल दर्पण में हमेशा क्या है, वस्तु यहाँ है, ये आगे है, तो प्रतिबिंब जब भी बनेगा इसका कहाँ बनेगा, पीछे में ही बनेगा। ये दूसरा पॉइंट आता है।
हालांकि ये पहला पॉइंट से मिलता जुलता था। चलिए अपना तीसरा क्या है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब वस्तु के बराबर और काल्पनिक बनता है। देखिए यह पॉइंट भी याद रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है, वस्तु के बराबर और काल्पनिक बनता है। अगर वस्तु आपका 5 फुट का है, ठीक, तो दर्पण के जो पीछे प्रतिबिंब बनता है वो 5 फुट का ही बनता है, भले आपका दर्पण छोटा हो, ठीक। और ये क्या बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। चलिए चौथा पॉइंट हो जाएगा समतल दर्पण के गुण में, समतल दर्पण में पार्श्विक प्रतिबिंब बनता है, अर्थात दाएं भाग का बाईं तरफ तथा बाईं भाग का दाईं तरफ दिखलाई पड़ता है। ये भी समतल दर्पण का एक गुण है। तो उम्मीद करते हैं ये चारों पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। जब भी पूछा जाए समतल दर्पण के गुण तो ये चारों पॉइंट आपको छाप देना है। चलते हैं अगले पॉइंट पे। कहता है समतल दर्पण का उपयोग। तो समतल दर्पण का उपयोग सबसे ज़्यादा होता है चेहरा देखने में, उल्टे अक्षरों को पढ़ने में, परिदर्शक के रूप में और बहुमूर्ति दर्शी के रूप में। अब यहाँ पे चेहरा देखने में ये तो समझ में आ गया होगा, उल्टे अक्षरों को पढ़ने में जैसे आप देखते होंगे गाड़ी में जो बीच में जो लाइट रहता है, ड्राइवर के पास एक अंदर में लाइट रहता है, ऐनक रहता है, सॉरी लाइट नहीं ऐनक रहता है, वो समतल दर्पण रहता है। उससे क्या करता है, जैसे कोई एम्बुलेंस वगैरह का गाड़ी आते रहता है तो उसको उस लेंस के द्वारा, इस ऐनक के द्वारा पढ़ने में सहायता होता है, ठीक। तो आप जब भी मान लीजिए कहीं पे उल्टा अक्षर लिखा हुआ रहे, ये इस प्रकार से रा लिखा हुआ नजर आए, ये आर लिखा हुआ है, लेकिन जब इधर हम ऐनक लगा के देखेंगे तो वो आपको सही नजर आएगा, ठीक। तो ये सब चीज़ों को पढ़ने में किसका यूज करते हैं, समतल दर्पण का, उल्टे अक्षर को पढ़ने में। परिदृश्यक के रूप में, परिदृश्यक बोले तो समुंदर में देखे पनडुब्बी होता है, पनडुब्बी में इस प्रकार से एक निकला हुआ रहता है, ठीक। तो परिदृश्यक का देखिए मैं फिगर आपको बनाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि फिगर उतना अच्छा तो आता नहीं बनाने। इस प्रकार से होता है, ठीक। खोखला भाग का बनाया जाता है परिदृश्यक। यहाँ पे क्या होता है ना, आपको एक समतल दर्पण ऐसे लगा दिया जाता है, ऐसे लगा दिया जाता है। जब यहाँ से कोई वस्तु यहाँ नजर पड़ता है, यहाँ से ऐसे रिफ्लेक्ट करता है, यहाँ पे कोई आँख होता है, यहाँ से आप देख सकते हो। तो ये परिदृश्य के रूप में यूज होता है और बहुमूर्ति दर्शी के रूप में यूज करते हैं। बहुमूर्ति दर्शी का मतलब एक वस्तु को बहुत सा दिखाने में। तो जैसे कि आप अभी पढ़ें कि अनंत प्रतिबिंब बनता है कौची का, समतल दर्पण में, जब समानांतर